हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो साथियों, आज हम जो है यूटेट के लिए जो सीडीपी है इसका प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं, छठा वाला। हमने इससे पहले 5 सेट आप लोगों को हम दे चुके हैं दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का जो सेट है ना आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले तो आप ये बता दो मुझे फटाफट से कमेंट करके कि क्या मेरी आवाज़ आप लोग तक सही आ पा रही है या कम आ रही है आवाज़, या फिर किसी प्रकार का आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, ये लास्ट तक वीडियो में बने रहना। और एक एक प्रश्न को मैं आपको देखेंगे ना आप यहाँ पर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए भी हैं। और दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम आने वाला है, तो प्रैक्टिस आप लोगों की जो है जितनी ज्यादा होगी उतना महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए एग्जाम में होने वाला है। एग्जाम हॉल में जब ये प्रश्न आपको दिखाई देंगे ना, उस समय आपको फिर याद आएगा कि हाँ भाई, इस तरीके से वहां पर बताया हुआ था, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। बाकी एलटी लेक्चरर की आप प्रिपरेशन करेंगे उस समय भी आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाले ये प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों इसके अंतर्गत है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप इसको टेट की दृष्टि से देख लो, चाहे लेक्चरर या फिर एलटी की दृष्टि से देख लो, ठीक है। तो भारतीय संविधान के इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है। तो ये देखा होगा आपने, ठीक है। राइट टू एजुकेशन कब शुरू हुआ था, कब क्या हुआ था, किस में शामिल किया गया था, ठीक है। 86 86वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 2002 में, ठीक है। तो 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जो है एक अनुच्छेद जोड़ा गया था, 21A, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, जिसमें 6 से लेकर के 14 आयु वर्ग के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया था, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 21A में शामिल है। बात करते हैं अगला प्रश्न, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख आकार में वर्गीकृत किया है? दोस्तों क्रेस्मर का जो है ना, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग ने व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको बताने की कोशिश की है। तो क्रेस्मर ने जो बोला है, क्रेस्मर की एक ट्रिक है, उसमें जितनों का भी उसने बताया उनके अंत में जो है ना काय आता है, ठीक है। काय आता है। क्रेस्मर का भी यही, देखिए, क्रेस्काय, सुडोलकाय, गोलकाय, यानी कि उपरोक्त सभी यहाँ पर ठीक होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ उपरोक्त सभी इसका ठीक जवाब होगा। ये सारे क्रेस्मर के ही दिए हुए हैं। बात करेंगे टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको जिसको आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसको लेने का क्या उद्देश्य होगा? क्या ये ऐसे ही इसका टेस्ट लिया जा रहा है? तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टीईटी का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों आपकी अभिक्षमता जो है ना, आपकी अभिक्षमता को मापना, ठीक है। आपकी अभिक्षमता का मापन करना जो है टीईटी का मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। ये जो है ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? दोस्तों संघनन का सिद्धांत जो होता है ना, सबसे पहले तो इसका नाम होता है जो है संघनन या स्मृति का सिद्धांत बोलते हैं इसको, ठीक है। स्मृति संघनन का सिद्धांत भी इसका नाम आता है। तो इसीलिए ये जो है किसका सिद्धांत है दोस्तों? स्मृति का सिद्धांत है, ठीक है। किसकी व्याख्या करता है? स्मृति की व्याख्या करता है। इस सिद्धांत में एक जो पुरानी अवधारणा होती है वो ये बताती है, जैसे जो भी आपने शुरू में सीख लिया है, ठीक है, जो भी आपने शुरू में ग्रहण किया है, तो वो क्या होता है बाद के समय में जो है या फिर लंबे समय तक रहता है, तो वो क्या होती, वो स्मृति जो है फिर विकसित होती जाती है, डेवलप होती जाती है, ठीक है। ये सिद्धांत बताता है, जैसे आपने कोई चीज सीख ली स्टार्ट में, तो वो काफी समय तक आपके दिमाग में बनी रहेगी, तो धीरे धीरे फिर उसका उसमें क्या होता है, उस स्मृति में विकास होता जाता है। तो ये संघनन का सिद्धांत है, ये स्मृति की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ की बात कर रहा है, तो ये अंतरदर्शन होगा, ठीक है। तो अंतरदर्शन जो है किसी भी व्यक्ति के अंदर होगा, ठीक है। तो व्यक्ति के खुद पर जो है डिपेंड करेगा, व्यक्ति पर आधारित होगा, तो ये अंतरदर्शन जो है इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट बेंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? एल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। अब क्या कहता है भैया ये सिद्धांत है, ठीक है, आप लोगों ने इसके बारे में हो सकता है पढ़ा होगा। तो इसका इसका कहना था, तो इसको एल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत को सामाजिक अधिगम का सिद्धांत था, लेकिन इसने इस सिद्धांत में कहा था कि जो लोग होते हैं वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत करके और उनका अवलोकन करके नए नए कौशलों को सीखते हैं और नए नए व्यवहारों को सीखते हैं। तो ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है।
अपने आसपास के लोगों से बातचीत और उनसे उनका अवलोकन करके क्या करते हैं, नए नए कौशलों को सीखते हैं लोग और जो है अपने व्यवहार में उतारते हैं। ठीक है, ये इनका कहना था इस सिद्धांत के माध्यम से। अधिगम वक्र में पठार बनता है। अधिगम वक्रों के बारे में आपने पठार पढ़े होंगे दोस्तों, चार प्रकार के पठार होते हैं। ठीक है, एस प्रकार का पठार, जैसे आप आगे तैयारी करोगे उसके बारे में जब डिटेल में पढ़ाऊंगा तब भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको बताता हूँ, जो पठार आता है ना, तो इस प्रकार से जब आप वो करेंगे तो जैसे ये एक अधिगम के वक्र होंगे, ग्राफ में आप दर्शाते हैं लर्निंग मतलब किस गति से हो रही है। और एक ये होता है शुरू में बढ़ता है फिर धीरे धीरे ऐसे कम हो जाता है। एक जो है शुरू में जो है कम स्पीड में होता है लेकिन बाद में इस प्रकार से बढ़ जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर पठार जिसको बोलते हैं, शुरू में थोड़ा बढ़ा लेकिन उसके बाद वो सीधा इस प्रकार का रह जाता है ना। तो यहाँ पर ये पठार बन गया, एक प्रकार से देखेंगे आप, ये पठार बन गया इसमें। अब यहाँ पर तक तो ठीक था, यहाँ से इसमें ना ही कोई कमी हो रही है ना ही जो है बढ़ोतरी हो रही है, तो एक प्रकार का ये पठार टाइप का बन जाता है। तो ये पठार आने का क्या कारण हो सकता है? तो परिपक्वता के कारण, तो परिपक्वता के कारण तो ऐसा नहीं है ना। परिपक्वता के कारण क्या आप लर्निंग जो है कम हो सकती है या फिर उतनी रहेगी? परिपक्व जितना होगा उतनी लर्निंग ज्यादा होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। अभिप्रेरणा के कारण, अभिप्रेरणा के कारण भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अभिप्रेरणा के कारण कैसे हो जाएगा? जब आप अभिप्रेरित होते तो इसमें अधिगम जो है बढ़ेगा आपका, है ना, तो इससे भी पठार नहीं आ सकता है। थकान के कारण, बिल्कुल ठीक बात है। आप किसी काम को करते करते जब थक जाते हैं तो फिर उसमें जो है रुचि नहीं ले पाते, उसको नहीं सीख पाते हैं। तो जितना आपने सीखा उतना ही रह जाता, तो आप सेम गति से आगे चलते रहते हैं, तो ये इसका एक कारण हो जाता है। अभिरुचि के कारण ये भी नहीं होगा दोस्तों, इनकी वजह से जो है लर्निंग बढ़ेगी सबकी वजह से, बाकी तीनों की वजह से। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर को बिल्कुल आपका ठीक होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों दर्पण चित्र परीक्षण जो है ये किसको मापने के लिए होता है? देखिए अधिगम की गति लिखा है यहाँ पर को, ये अधिगम की का दर होगा। ठीक है, लर्निंग रेट को मापने के लिए होता है। ठीक है, अधिगम के दर को मापने के लिए होता है, अधिगम दर को मापने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। क्लाउड पिक्चर टेक्स्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? क्लाउड पिक्चर टेस्ट। ठीक है, जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट होता है दोस्तों, ये किसके लिए होता है? ये होता है आपका व्यक्तित्व मापन के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चों को कुछ जैसे बादलों के चित्र ऐसे दिखाए जाते हैं। ठीक है, जो बादल हैं बादलों के चित्र दिखाए जाते हैं और बच्चों से पूछा जाता है कि भैया देखो इन बादलों को देखो, इन चित्रों को देखो, इनमें आपको क्या आकृति दिखाई दे रही है? जैसे कहीं बाहर क्लाउड होंगे, बादल होंगे, तो आप उन बादलों को देखना, कभी कभी उन्हीं बादलों में आपको ऐसा लगेगा जैसे शेर एक घोड़े के ऊपर बैठा है या कोई व्यक्ति एक घोड़े के ऊपर बैठ के चल रहा है। ठीक है, या इस प्रकार के आपको भी अनेक चित्र आपको भी दिखाई देंगे, जैसे खरगोश का चित्र दिखाई देने लग जाएगा थोड़ी देर में, बादलों को देख देख के उनमें आपको ऐसी इमेज बनने लग जाएगी। तो ये व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। ठीक है, क्लाउड पिक्चर टेस्ट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? ठीक है, तो चार ऑप्शन दिए हैं, अलग मतलब चारों में से एक कौन है जो थोड़ा अलग है? जैसे TAT फर्स्ट में दिया है। ठीक है, तो TAT जो टेस्ट होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं जो TAT, ये मनोवैज्ञानिक टेस्ट होता है ये भी, तो इसको भी बोलते हैं थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, इसको बोला जाता है। ठीक है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है ये। डिटेल में आगे कभी बात करेंगे इसके बारे में, मौका मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए होता है। ठीक है, पर्सनालिटी को मापन के लिए ये TAT होता है। उसके बाद 16 PF होता है। ठीक है, तो ये भी जो है किसके लिए होता है? ये भी आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए होता है। उसके बाद जो रेवन परीक्षण होता है। ठीक है, तो रेवन परीक्षण जो है यहाँ पर थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिलेगा, रेवन परीक्षण। ठीक है, तो रेवन परीक्षण क्या होता है दोस्तों? रेवन परीक्षण जो है इसको RPM भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका पूरा नाम जो है आप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसको लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आप भी कोशिश कर लो, है ना, इतना जब तैयारी कर रहे हो तो आपकी तैयारी कितनी है ये भी तो पता चलना चाहिए। सही है, ये जो है मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ पहले। ये क्या है, एक सामान्य मानसिक क्षमता और जो आगमनात्मक तर्क है उसको, उसका एक उसके परीक्षण का एक अशाब्दिक परीक्षण है कुल मिला के। कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये शाब्दिक परीक्षण है या अशाब्दिक परीक्षण, तो रेवन परीक्षण जो है क्या है, एक अशाब्दिक परीक्षण है और ये सामान्य मानसिक क्षमता को मापने का एक टेस्ट है। जबकि ड्रॉए मैन भी क्या है, पर्सनालिटी को मापने का है, यानी कि ये भी पर्सनालिटी, ये भी पर्सनालिटी और ये भी पर्सनालिटी,
और ये जो है आपका अशाब्दिक परीक्षण है आपकी मानसिक क्षमता को मापने का। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इन सब में से अलग है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इनकी माध्यिका निकालने का है। तो माध्यिका निकालना तो आसान है दोस्तों, आपको आपने अभी तक सीख ही लिया होगा। तो अगर इन ऑप्शन के माध्यम से अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर ये देखिए इन दोनों के बीच में क्या आएगा, देखिए 9.5, 9.5 ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ये मैं प्रश्न कल भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, सूझ और अंतर्दृष्टि वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, और इसका नाम भी मैंने बताया था, क्या नाम था उसका भैया, वर्दिमर, मैंने बताया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। मूल प्रवृत्ति क्या होती है दोस्तों, मूल प्रवृत्ति जो हम जन्मजात प्रवृत्तियां होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्तियां होती है। जैसे हमको भूख लगती है तो भूख लगना है, जैसे नींद लगना, ठीक है, भूख लगना, नींद लगना, ये सारी जो है जन्मजात प्रवृत्तियां होती है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति बोलते हैं। तो मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं दोस्तों वो किससे संबंधित होती है, हमारे संवेगों से संबंधित होती हैं या संज्ञान से संबंधित होती हैं। ठीक है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। देखिए जो पूर्व अनुभव है उन्हीं के आधार पर जो आपकी संवेदना है उसको अर्थ प्रदान करना क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञान। चलिए बात करेंगे आगे। 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। अब ये 5 वर्ष का एक बालक है, उसका नाम मोहन है, इसकी मानसिक आयु जो है कितनी है दोस्तों, 8 वर्ष है। अब आपको आईक्यू निकालना है। इसका आईक्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा, आईक्यू इज इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनिकल एज, ठीक है, इनटू 100, ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। अब इसको आईक्यू निकालना है तो इसकी मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज इसकी कितनी है, 5 वर्ष है, और क्रोनिकल एज इसकी कितनी है, 8 वर्ष है। इनटू आप इसको क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 गुणा 500 हो जाएगा ये, 2 चक्को 8, 50 ऐसे काट दो सबसे पहले। ठीक है, 50, 25, अब हो जाएगा ये 250 बट्टे हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको आप जो है काट के देख लीजिए। ठीक है, 4 6 24 और इस प्रकार से जो है आप इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये कैलकुलेशन कर लेना भैया, थोड़ा अगर ऊपर नीचे हुआ हो तो इस प्रकार से मानसिक आयु जो होगी और जो है इसकी एज जो निकल रही होगी। ठीक है, ये इसको कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये थोड़ा सा, हाँ चलिए, ये है कौन सा बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सीधे सीधे इसका जवाब हो जाएगा 35 और निम्न, 35 या फिर इससे नीचे का बुद्धि लब्धि स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का परीक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। ठीक है, मंद बुद्धि बालकों के लिए 35 से नीचे। और ये चार्ट अलग अलग रहता है हर चीज़ के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर रोरशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट लिखा है, तो ये हरमन रोरशा थे। ठीक है, हरमन रोरशा इस प्रकार से। तो हरमन रोरशा ने एक टेस्ट किया था, इंक ब्लॉट टेस्ट इसको बोलते हैं। तो इसके मापन जो है किसके मापन के लिए किया जाता है, सीधे सीधे जवाब इसका व्यक्तित्व मापन के लिए होता है। हरमन रोरशा टेस्ट है, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, इसमें जो है वो होते हैं अलग अलग कार्ड होते हैं, उसमें ऐसे बिंदिया इंक बनी होती है, तो वो दिखाते हैं अलग अलग उसमें, तो इससे पूछा जाता है क्वेश्चन, इससे भी व्यक्तित्व मापन होता है। निम्न में से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है। विस्मृति का मतलब क्या होता है, ठीक है, भूलना किसी चीज को। विस्मृति का क्या कारण नहीं होगा, सीखने में कमी, स्मरण करने की इच्छा और मानसिक द्वंद्व या सीखने की दोषपूर्ण विधियां। तो स्मरण करने की इच्छा जो है इसका कारण नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज को याद रखने की इच्छा है तो क्या उससे आप कुछ भूल सकते हैं, नहीं। तो सीखने में कमी होगी तब भूल सकते हैं। मानसिक द्वंद्व है आपके पास, ठीक है, तब भी आप भूल सकते हैं। सीखने की दोषपूर्ण विधियां होंगी तब भी आपकी स्मृति बन सकती है, लेकिन स्मरण करने की इच्छा की वजह से आप किसी विस्मृति नहीं आ सकती है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजन करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधियों से संबंधित है, तो क्या कहलाता है संख्यात्मक प्रदत्त? ये सभी जो है इसका सीधे सीधे जवाब हो जाएगा सांख्यिकी। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि का की अवधारणा किसने दी? जो पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी थी सिरिल बर्ट ने। ठीक है, बर्ट ने दी थी ये। 21 है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से अलग है, जो बताना है कौन सा है इसमें से। देखिए, जो उत्तम परीक्षण होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, जैसे वो क्या होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ठीक है, वो वैध होना चाहिए, वैधता उसकी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए उसमें। लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर नहीं होगा, अभिक्षमता। ठीक है, जो उत्तम परीक्षण होता है वो विश्वसनीयता उसके अंदर उसकी विशेषताओं में आती है। ठीक है, 6-7 होती हैं विशेषताएं, वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। उसके बाद 22 नंबर का देखें, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, बहुतत्व का सिद्धांत है। तो इसमें से दोस्तों जो प्रत्यागमन का सिद्धांत है ये नहीं है। बाकी के सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था, दो तत्व सिद्धांत किसने दिया था, बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। फटाफट से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। बल्कि नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं इसमें नेक्स्ट सेट में ये क्वेश्चन को भी आपको डिटेल में थोड़ा दे दूंगा। आगे, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि में देखिए, एड्रिनल ग्रंथि तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि भी है, लेकिन लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। आगे देखते हैं, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। पियाजे ने जो है कितनी अवस्थाएं बता रखी हैं दोस्तों? 4 अवस्थाएं बता रखी हैं। हालांकि उनके अंदर उसने फिर और भी चीजें बताई हैं, लेकिन मुख्यतः इसने 4 चीजें बताई। ठीक है, तो 4 अवस्थाएं बताई। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है यहाँ पर। तो संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था इसने कौन सी बताई है? ठीक है, तो दूसरी अवस्था कौन सी होगी आपको? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, लास्ट में अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक होगी। 25वां, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो शारीरिक विकास को प्रभावित वंशानुक्रम कर सकता है, वातावरण कर सकता है, खेल और व्यायाम कर सकता है, यानी कि ये सभी जो है शारीरिक विकास को प्रभावित कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र कौन सा होगा? मानसिक, ये देखिए अभी अभी मैंने डिस्कस किया था, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, या मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु बट्टे गुणा 100, ये गलत हो जाएगा। मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु बट्टे मानसिक आयु प्लस 100, ये भी गलत। और मानसिक आयु में से वास्तविक आयु घटा के, ये तो बिल्कुल गलत। तो सीधे सीधे ऑप्शन ए मैंने आपको ये अभी बताया था। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? चिंतनशील सोच, इसकी चर्चा की है जॉन डीवी ने। यहाँ पर डेवी लिखा गया है, तो जॉन डीवी था इनका नाम। ठीक है, और कहीं ड्यूवी कहीं डीवी, कोई ऐसे बोल रहे हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ तो हिंदी में फिर अलग अलग वो हो जाता है। बाकी बात करेंगे, आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है? आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन सा इसमें शामिल नहीं है पूछ रहा है। निगेटिव अंडरलाइन कर देंगे नहीं को पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है, कल्पना इसमें नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे बात करेंगे, सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना क्या कहलाता है? जब कोई बात सीखी गई है उसको धारण करने में और फिर पुनः स्मरण करने में। ठीक है, कभी आपने कोई चीज सीखी, उसको अपने दिमाग में बनाए रखना, और कभी कोई पूछे तो फिर उसको पुनः दोबारा से याद करने में अगर असफल हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? विस्मरण कहते हैं, विस्मरण कहते हैं, स्मरण कहते हैं, धारण कहते हैं, या चिंतन कहते हैं? तो सही बात है, विस्मरण कहते हैं, भूल जाना कहेंगे उसको, है ना। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए थे दोस्तों। कोई भी डाउट, कोई भी चीज अगर निकल कर आती है तो फटाफट से आपको ऑप्शन मिलता है, नीचे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, आपके डाउट में कमेंट में ही पिन कर देता हूं, और बाकी डिस्क्रिप्शन में इसको मैं जो है डिटेल में आप लोगों को बता देता हूं, वहां पर आप जरूर डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो का चेक किया कीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वो किस में पाई जाती है? केवल मनुष्य में मूल प्रवृत्ति जरूरी नहीं है भाई। मूल प्रवृत्तियां मैंने क्या कहा, जन्मजात होती हैं, भूख लगना, प्यास लगना, नींद लगना। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, मूल प्रवृत्तियां हैं। केवल मनुष्य में, बाकी चीजों को नहीं लगती क्या? ये नहीं होगा। केवल बिल्लियों और चूहों में, ये भी नहीं होगा। सभी प्राणियों में, तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। बिल्कुल ठीक बात है, केवल कलाकारों में ये तो क्या
ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन जो है 30 क्वेश्चन हमने कर लिया है, और कुछ क्वेश्चन इसमें आपको सही लगे होंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे होंगे, जैसे भी लगे हैं आप लोग जो है इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे। और अगर जिसने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया वो समझ गया होगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं दोस्तों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर करके आप जो है हमारी मदद कर सकते हैं। ठीक है, यही, बाकी चीज़ तो हम आपसे डिमांड नहीं करते, बाकी शेयर करना और लाइक करने की ही हम आप लोगों से जो है मांग करते हैं दोस्तों, इतना कर लीजिएगा। और बाकी लोगों तक भी पहुंच जाएगा वीडियो, तो थोड़ा सा मदद हमारी भी हो जाती है। ठीक है, मिलते हैं छठे सेट में, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके एग्जाम के लिए। बाकी कैसे क्वेश्चन थे ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना है, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।